प्रिय प्रशिक्षकों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे प्रकार से होंगे और जो भी पिछले वीडियो में बातें बताई गई थी उसको देखे होंगे, सुने होंगे, तो निश्चित रूप से कुछ अपने ज्ञान में वृद्धि कर पाए होंगे, ऐसी आशा एवं विश्वास है। पिछले दिनों या पिछले वीडियो में हम लोग कोर्स 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मीनिंग, नेचर के साथ साथ प्रिंसिपल और उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं, इन सब टॉपिक पर बात हुई थी और उस पर डिस्कशन भी हुआ था क्लास में भी, और नोट्स भी उसका भेज ही दिए हैं लिखित में। तो हम समझते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर कोई उसमें समस्या, प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, कोई दुविधा आप महसूस कर रहे हैं, तो उसको अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप ऑनलाइन क्लास में भी पूछ सकते हैं या आप डायरेक्ट फ़ोन करके भी उसको पूछ सकते हैं। नंबर ग्रुप में है ही है सारे टीचर्स का, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो पूछ सकते हैं। इस कोविड महामारी में अब एक ही ऐसा ही विकल्प है जिसके माध्यम से हम लोग ऑनलाइन ही जुड़ पाएंगे। वर्चुअल या वैसे मैनुअली बहुत कम ही चांसेज हैं कि हम लोग क्लास ले पाएंगे। तो इसलिए इसी से अपना काम चलाना है, इसी से हम लोगों को अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की प्रक्रिया को गति देना है और जो भी इसके विषय वस्तु है, जो भी इसकी पाठ्यचर्या है, उस सब के बारे में ज्ञान अर्जित करना है। तो इसी क्रम में आइए हम लोग चलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। आगे आपके जो टॉपिक है वो है स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अर्थात वृद्धि और विकास की अवस्थाएं। तो वृद्धि एवं विकास की अवस्थाएं, जैसे कि हमने वहाँ बताया था कि ये विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और इस विकास में हमने ये भी साथ में बताया था कि किसी अवस्था विशेष में वृद्धि और तो वृद्धि एवं विकास की अवस्था के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। वृद्धि और विकास की अवस्था को या विकास की जो संपूर्ण प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया है, उसको कुछ निश्चित अवस्थाओं में इस प्रकार से बांटा जाता है। कुछ निश्चित अवस्था में जो वृद्धि और विकास है वो उस अवस्था विशेष में ही वो चीज़ें दिखाई देती हैं, जो इसकी विशेषताएं हैं वह उस अवस्था में ही दिखाई देती हैं, आगे की अवस्थाओं में नहीं दिखाई देती। तो उसके आधार पर विकास वृद्धि की प्रक्रिया के ही आधार पर अवस्थाओं में, विभिन्न अवस्थाओं में बांटा गया है, जिनमें मूलतः अगर देखें तो 4 अवस्था है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो अब इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक इसमें गर्भावस्था को भी एक अवस्था माना है और वृद्धावस्था को ही माना है, तो वहाँ पे 6 हो गया। कुछ ने इन्फेंसी या शैशवावस्था को 2 भागों में बांट दिया है। एक इन्फेंसी स्टेज जिसको 0 से 3 वर्ष और 3 से 6 वर्ष को अर्ली चाइल्डहुड या पूर्व बाल्यावस्था कहा है। तो इस तरीके से उनका जो विकास है वो 6-8 हो गया है। तो अब हम यहाँ पे कुछ ऐसे प्रक्रिया के माध्यम से या कुछ ऐसे प्रारूपों के माध्यम से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर जो विकास की प्रक्रिया है उसमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। जब भी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है बालक, तो उसमें विकास की जो प्रक्रिया है उसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ परिवर्तन आता है, कुछ न कुछ चेंजेज आता है। तो यह चेंज क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि उस अवस्था विशेष में
कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा या उसी अवस्था में होती हैं और दूसरे अवस्था में जाने पर वह नहीं होती या उसकी एक तरीके से गौड़ प्रक्रिया हो जाती है। तो इस तरीके से विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विकास के विभिन्न सोपानों अथवा अवस्थाओं को बताया है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग सोपानों को बताया है, जिसमें सामान्य रूप से अगर हम देखें, सामान्यतः अगर देखें तो मानव विकास को निम्न 4-5 अवस्थाओं में 5 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, जिसमें आपका गर्भावस्था हो गया, ठीक है, प्रीनाटल और शैशवावस्था इन्फेंसी, बाल्यावस्था चाइल्डहुड और किशोरावस्था एडोलेसेंस और प्रौढ़ावस्था जिसको आप क्या कह सकते हैं एडल्टहुड कहते हैं अंग्रेजी। इस तरीके से ये मानव विकास की सामान्यतः 5 अवस्थाएं हैं, जिनको अगर इसके हम समय को भी देखें तो जो गर्भावस्था है यह गर्भधान से लेकर के और जन्म तक, जन्म लेने तक की होती है। इसकी जो समय होता है 9 माह 10 दिन लगभग, या इसको कहें तो 280 दिन तक इसका समय अवधि इसकी होती है। फिर दूसरा है शैशवावस्था। शैशवावस्था इसको अंग्रेजी में इन्फेंसी बोलते हैं। यह जन्म से 5 वर्ष तक, यह जन्म से कितने वर्ष तक होता है? 5 वर्ष तक। बाल्यावस्था यह 6 से 12 वर्ष तक, इसकी अवधि कितनी हो गई? 7 वर्ष हो गई। किशोरावस्था यह 13 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक, 6 वर्ष। प्रौढ़ावस्था 19 वर्ष से लेकर के और 19 वर्ष से अधिक, और इसकी जो आयु होती है, अवधि होती है 60 से 70 वर्ष होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे ये चीज़ें भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि विकास की इन अवस्थाओं, जो विकास की अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं तथा अवधि के संबंध में मनोवैज्ञानिकों में काफ़ी मतभेद है। कुछ मनोवैज्ञानिक सारे या कहें तो एक मत नहीं है, उनके जितने भी मनोवैज्ञानिक सबके अपने अलग अलग मत हैं इसके अवस्था को लेकर के। तो कुछ का जो प्रमुख है, हम अभी 1-2 का चर्चा करते हैं। वृद्धि विकास की जो बहुत सारी अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं में व्यवहार के लगभग सभी पक्षों, चाहे शारीरिक पक्ष हो, मानसिक पक्ष हो, संवेगात्मक पक्ष हो, नैतिक पक्ष हो, संज्ञानात्मक पक्ष हो, ये सारे पक्षों में व्यवहार के लगभग सभी पक्षों में विशिष्ट विकासात्मक लक्षण दिखाई देते हैं। विशिष्ट विकासात्मक लक्षण का मतलब है उस अवस्था विशेष में ही वो लक्षण दिखाई देते हैं, आगे चल कर के वो लक्षण परिलक्षित नहीं होते हैं। तो विकास की इन अवस्थाओं से गुजरते हुए, इन अवस्थाओं से चलते हुए व्यक्ति के द्वारा प्रदर्शित विभिन्न लक्षणों के आधार पर उसके व्यवहार का अध्ययन एवं पूर्व कथन किया जा सकता है। शैक्षिक दृष्टि से इनमें से मध्य की 3 अवस्थाएं, कौन कौन अवस्था? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो इन 3 अवस्थाओं का बहुत महत्व है, शैक्षिक दृष्टि से काफ़ी ये महत्वपूर्ण है। कोल ने विकास की कुछ अवस्थाओं को वर्णन किया है, जो आप लोगों को सम्मुख रखते हैं। उनके वर्णन में निम्नानुसार है, जैसे शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक। शैशवावस्था जन्म से, जब बच्चा जन्म लेता है तो उससे 2 वर्ष तक को इन्होंने शैशवावस्था कहा। किसने? कोल नामक एक मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने अवस्थाओं में, भिन्न अवस्थाओं में बांटा है। तो इनके अनुसार जो अवस्था में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसको हम आपके समक्ष रखते हैं। इन्होंने पहला जो शैशवावस्था बताया, तो शैशवावस्था को इन्होंने जन्म से 2 वर्ष तक बताया। कितना बताया? जन्म से 2 वर्ष तक। प्रारंभिक बाल्यावस्था को, अर्ली चाइल्डहुड को इन्होंने 2 से 5 वर्ष तक। कितना? 2 से 5 वर्ष तक। कितना? 2 से 5 वर्ष तक। मध्य बाल्यावस्था को इन्होंने 6 से 12 वर्ष तक। मध्य बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था, अगली
स्टेज जो है उत्तर बाल्यावस्था, ये 13 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक। और प्रारंभिक किशोरावस्था 15 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष। प्रारंभिक किशोरावस्था 15 से 16 वर्ष। मध्य किशोरावस्था 17 से 18 वर्ष। मध्य किशोरावस्था की उन्होंने 17 से 18 वर्ष। उत्तर किशोरावस्था को 19 से 20 वर्ष तक। उत्तर किशोरावस्था को 19 से 20 वर्ष तक। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था को इन्होंने 21 से 34 वर्ष तक। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था को 21 से 34 वर्ष तक। मध्य प्रौढ़ावस्था को 35 से 49 वर्ष तक। उत्तर प्रौढ़ावस्था को 50 से 64 वर्ष तक। प्रारंभिक वृद्धावस्था को 75 वर्ष से मृत्यु तक। तो इस तरह से इनका अगर देखें तो जो विकास की इन्होंने स्टेज बताए हैं काफ़ी भ्रामक हैं और उसको तोड़ तोड़ करके 2-2 सालों में अलग अलग बांटे। तो ये अगर हम देखें तो शैक्षिक दृष्टि से हमारे हिसाब से, अब चूँकि इन्होंने कहा, इनका नाम दिया गया है, काफ़ी फेमस भी है, इसलिए हमने इसको बता दिया आपकी जानकारी के लिए। इन्होंने जैसे किशोरावस्था को 3 अवस्था में बांट दिया, बाल्यावस्था को बांट दिया, प्रौढ़ावस्था को बांट दिया, वृद्धावस्था को बांट दिया। इस तरीके से इन्होंने तोड़ तोड़ करके उसको कई अवस्थाओं में विभाजित कर दिया। तो फिलहाल इसको जानकारी के लिए आप जानते रहिए कि कोल महोदय ने ये अवस्था में इन्होंने विभाजन किया। फिर कहीं के अब भारतीय विद्वानों ने मानव के विकास को, व्यक्ति के विकास को कुछ अवस्थाओं में बांटा है जो कि निम्नानुसार है। इन्होंने गर्भावस्था, पहली अवस्था क्या कहा भारतीय विद्वानों ने? भारतीय विद्वानों ने पहली अवस्था क्या कहा? गर्भावस्था। गर्भावस्था जो जन्म से मतलब गर्भधारण से लेकर के जन्म तक, गर्भधारण से लेकर के जन्म तक, इस अवस्था को इन्होंने क्या कहा? गर्भावस्था। दूसरा है शैशवावस्था, जन्म से यह 5 वर्ष तक की आयु को इन्होंने क्या कहा? शैशवावस्था कहा। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था 5 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक, 5 से 12 वर्ष को इन्होंने बाल्यावस्था कहा। किशोरावस्था 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की आयु को इन्होंने क्या कहा? किशोरावस्था कहा। युवावस्था 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष, 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष को इन्होंने युवावस्था कहा। और प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था 25 वर्ष से लेकर के 55 वर्ष तक, 25 से 55 वर्ष तक को लेकर के इन्होंने क्या कहा? प्रौढ़ावस्था। वृद्धावस्था 55 वर्ष से मृत्यु तक, 55 वर्ष से मृत्यु तक को इन्होंने क्या कहा? वृद्धावस्था। ये भारतीय दृष्टिकोण से ये अवस्था में विभाजन है जिसको भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने ये विभाजन किया। ये थोड़ा सा अगर देखें तो ज़्यादा भ्रामक नहीं है, सही भी है कि 2-2 सालों में नहीं तोड़ा गया है, लंबा भी नहीं है। अगर हम देखें तो 4-7 अवस्थाओं में इन्होंने इसका विभाजन किया है। तो इस तरीके से अलग अलग अवस्थाओं में किस तरीके से अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसको बांटा है उसको हमने देखा अभी तक। और ये आगे चल कर के हम मेनली जो 3-4 अवस्थाएं हैं, जैसा कि आपके पाठ्यक्रम में भी दिया गया है, आपके सिलेबस है ही, उसमें आप देख सकते हैं इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। तो इन्हीं 3-4 अवस्थाओं में बात करना है। 3-4-5 जो अवस्थाएं हैं इसी पे मेनली हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे और इन्हीं पर ज़्यादा बातें भी करेंगे। जानकारी के लिए ये हमने आपको बता दिया अपना, ये आप जानते रहिए कि ऐसे लोगों ने भी अवस्थाओं का विभाजन कुछ इस प्रकार से भी किया है। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट पड़ाव पे चलते हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के पक्ष, यानी किस किस पक्ष को नज़र में रख करके, दृष्टिगत रखते हुए हमें विकास को बताना है, विकास को पढ़ना है, विकास के बारे में समझना है, अच्छी प्रकार से उसके बारे में ज्ञान अर्जित करना है। ये सब चीज़ें इसलिए आपके सिलेबस में रखी गई हैं जिससे आपको कि बीएड करने के बाद इन्हीं आयु के बच्चों को आप पढ़ाएंगे, चाहे वो चाइल्डहुड के बच्चे हों, चाहे एडोलेसेंस के हों, चाहे अर्ली चाइल्डहुड के हों, इन सारे बच्चों को ही आने के लिए आप ट्रेनिंग ले रहे हो। तो इनके मनोविज्ञान को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इनके मनोविज्ञान का ज्ञान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। इनकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, इनका जो प्रोसेस है, किस आयु में किस प्रकार से होता है, कब उनको कौन सी समस्या आ सकती है, कब ये असहज महसूस करते हैं,
तो ये सब ज्ञान रहेगा तो आपको शिक्षण प्रक्रिया में या शिक्षण के अध्यापन के कार्य में आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप शिक्षण को छात्र केंद्रित आराम से बना सकते हैं और छात्रों के मनोविज्ञान, उनके मन, मस्तिष्क, उनके व्यवहार, उनके सीखने का लेवल, ये सारी चीज़ें आप पहले से अगर जानते रहेंगे तो उनको अच्छे से टीचिंग लर्निंग जो प्रक्रिया है वो करा पाएंगे और बच्चे भी आप लोगों से खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी ज्ञान उनको मिलना चाहिए, वो सब आप देने के सक्षम योग्य हो सकोगे। इसीलिए आपके सिलेबस में इन सारी चीज़ों को रखा गया है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको दी जा रही है। तो विकास के पक्ष इन्हीं सब से संबंधित है, इन्हीं सब से रिलेटेड है। तो विकास के पक्ष में हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आपके सिलेबस में भी दिया गया है। विकास के 5 पक्षों का नाम दिया गया है, जिसमें आपका फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को मेंटल डेवलपमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 5-6 जो विकास के एस्पेक्ट्स दिए हैं, विकास के जो पक्ष दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पे हम मानव के वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया को समझेंगे कि किस अवस्था विशेष में, किस अवस्था में किस प्रकार से इन पक्षों में किस प्रकार से विकास होता है और किस क्षेत्र में अधिक होता है, किस क्षेत्र में कम होता है, किस में बहुत तेज़ होता है, किस में थोड़ा बहुत स्लो होता है। तो ये सारी बातें आप एक एक करके हम लोग एक एक पक्ष में देखेंगे। यहाँ पे हम शार्ट में आपको तो बता ही देंगे, आगे चल करके हम अलग अलग देखेंगे। जैसे शारीरिक विकास को लेंगे तो शारीरिक विकास में अर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंसी, एडोलेसेंस सबका देखेंगे कि एडोलेसेंस में किस तरीके से शारीरिक विकास होता है, इन्फेंसी पीरियड में किस तरीके से होता है, चाइल्डहुड स्टेज में किस तरीके से होता है। इस तरीके से विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास कैसे होता है, सामाजिक विकास कैसे होता है, नैतिक विकास कैसे होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है। इन सारे पक्षों को हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे और एक एक करके इनमें बातें भी होंगी। तो हम विकास के कौन कौन से पक्ष हैं फिर से बता दे रहे हैं। शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा है मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, इसी को कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट और नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। तो शैक्षिक दृष्टि से अगर हम देखें तो विकास के ये जो 5 पक्ष हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, तो ये सारे पक्षों पर हम लोग अलग अलग से बाद में बात करेंगे। तो शैक्षिक दृष्टि से अगर हम देखें, शिक्षा के एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेवलपमेंट के इन सभी पक्षों का काफ़ी महत्व है और अवस्थाओं में इन विभिन्न जो पक्ष हैं, इन पक्षों का विकास किस प्रकार से होता है तथा विकास की गति को किस प्रकार से वांछित दिशा में तीव्र गति से मोड़ा जा सकता है, उनको कैसे तीव्र गति से मोड़ सकते हैं, तो बढ़ाया जा सकता है। इस सब की दृष्टि से देखें तो इन सारे पक्षों का बहुत ही महत्व है और इन सब के बारे में जानकारी रखना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन सब की जानकारी के बगैर ही एक शिक्षक बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा तो, लेकिन उतना अच्छे से शायद न दे पाए जितना कि इन सारी चीज़ों का ज्ञान होने के बाद वह उनको शिक्षा दे पाने में अपने को कुशल महसूस करें। इस तरीके से इन सभी पक्षों को जानने के लिए ही इसका विस्तृत अध्ययन आवश्यक है। इन सारे पक्षों को जान करके इसका हम विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं और शैशवावस्था में जो विकास है उसमें
कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को भी जानना बहुत ज़रूरी है। बगैर उन विशेषताओं को जाने हम उसके बारे में अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, तो शैशवावस्था में क्या क्या होता है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, ये भी हम जान लेंगे। तभी हम उसके जो विभिन्न पक्ष हैं, उनके विभिन्न पक्षों के बारे में जानकारी आपको देंगे। तो पहला है शैशवावस्था में विकास, डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी, है ना। इन्फेंसी पीरियड के दौरान, इन्फेंसी समय के दौरान किस प्रकार से विकास होता है, इसको हम लोग इसमें देखेंगे। तो शैशवावस्था आप कहें तो जन्म के उपरांत की ये प्रथम अवस्था है। सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है तो जो उसका समय होता है 0 से लेकर के 5 वर्ष 6 वर्ष तक, उसको क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। और शैशवावस्था को मानव विकास का अगर हम देखें तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। इसे मानव विकास का अनोखा काल भी कहा जाता है। यह वह अवस्था है जो बालक के संपूर्ण भावी जीवन, भविष्य में उसका जीवन किस प्रकार से होने वाला है, किस प्रकार से वह अपने जीवन को आगे बना सकता है, यह सब शैशवावस्था में ही दिखाई देने लगता है। यह बालक का किस प्रकार से भविष्य में उसकी किस क्षेत्र की तरफ ज़्यादा रुझान, ये सब भी की जानकारी होती है। संपूर्ण भावी जीवन को प्रभावित करती है। अतः इस अवस्था को मानव जीवन का आधार माना जाता है, उसकी एक बुनियाद मानी जाती है। जिस प्रकार से मकान होता है, तो मकान बनाने के लिए सबसे पहले नींव डाली जाती है, उसकी बुनियाद भरी जाती है। कहते हैं भाई बुनियाद ज़्यादा मजबूत है तो मकान उस पर मजबूत होगा, क्योंकि बुनियाद ही जब कमज़ोर रहे तो मकान क्या तेज होगा। इसीलिए आप देखिए तो बहुत सारे ऐसे भूकंप रोधी मशीनें, भूकंप रोधी जो मटीरियल्स हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, विशेष करके पहाड़ी इलाकों में, जिससे ऐसे घरों को ज़्यादा क्षति ना पहुंच सके। तो शैशवावस्था में मानव जीवन का ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल है, और यह वह अवस्था है जो बालक के संपूर्ण भावी जीवन को प्रभावित करती है। यह अवस्था है संपूर्ण भावी जीवन को उसको प्रभावित करती है। इस अवस्था में मानव जीवन का आधार, इस अवस्था को मानव जीवन का आधार माना जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जीवन के प्रथम 6 वर्ष, जो जीवन के प्रथम 6 वर्ष हैं, उन प्रथम 6 वर्षों में शरीर तथा मस्तिष्क काफ़ी क्या होता है, ग्रहणशील होता है, बातों को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है। और इस अवस्था में बालक को जो कुछ भी सिखाया जाता है, या कराया जाता है, उसका व्यवहार के ऊपर अमिट प्रभाव पड़ता है, उसका बालक के ऊपर अमिट प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह जो शैशवावस्था है, ये मानव जीवन का सबसे अनोखा काल माना जाता है, मानव जीवन का सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में ग्रहणशीलता बहुत अधिक होती है, और बच्चा जो भी सीख लेता है, जो भी चीज़ें जान लेता है, जो भी चीज़ें अपने मस्तिष्क में धारण कर लेता है, वह आजीवन उसके मनोमस्तिष्क में विद्यमान रहता है, यानी कभी वो मिटता नहीं है। उसकी छाप कैसे पड़ जाती है, अमिट छाप पड़ जाती है। तो इस तरीके से, इसीलिए इसको सबसे अनोखा काल जीवन का कहा जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है, और यह मानव जीवन के विकास का सबसे अनोखा काल माना जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 6 वर्षों में शरीर तथा मस्तिष्क जो है वो काफ़ी ग्रहणशील होता है, चीज़ों को काफ़ी रिस्पेक्टिव रहते हैं। इस अवस्था में बालक को जो कुछ भी सिखाया जाता है वह उसको बहुत जल्दी से सीख जाता है, और उसका प्रभाव भी लंबे समय तक होता है। कभी जो भी चीज़ें आप भी अनुभव की होंगी, बचपन अवस्था में जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है, वो आज तक याद है। बल्कि आज जो आप पढ़ेंगे हो सकता है कि कल परसों तक ना याद रहे, लेकिन जो हमने आज के 20 साल पहले या 5 चीज़ें पढ़ी है, जानी है, या 15 साल पहले पढ़ी हैं, जानी है, उस सब चीज़ों को अगर हम देखें तो आज भी वो चीज़ें मनोमस्तिष्क में विद्यमान हैं। अर्थात
इस ये शैक्षिक दृष्टि से हम देखें तो इतना महत्वपूर्ण है कि इस समय जो भी बालक को सिखाया जाए, बच्चा सीख ले, पढ़ ले, वह उसके जीवन भर काम आता है। वह कभी भी उसके जीवन से टूटता नहीं है, अमिट प्रभाव पड़ता है, उसको हटाना संभव नहीं। तो इसलिए शिशु को अगर हम देखें तो अंग्रेजी भाषा में इसको इन्फेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी भाषा में इसको हम क्या कहते हैं? इन्फेंट कहते हैं। इन्फेंट वैसे देखें यह लैटिन भाषा के दो शब्द इन और फारी से मिलकर के बना हुआ है। इनका अर्थ है नहीं और, तथा फारी का अर्थ है, इनका अर्थ है नहीं और फारी का अर्थ है नहीं बोलना। अतः अगर हम ऐसा देखें तो इन्फेंट का शाब्दिक अर्थ हुआ, इन्फेंट का जो शाब्दिक अर्थ हुआ वह बोलने के अयोग्य। क्या हुआ? इसकी मीनिंग क्या हो गई? बोलने के अयोग्य। अर्थात वह बालक शैशवावस्था में होता है जो बोलने के अयोग्य होता है, बोलने की उसकी योग्यता कम विकसित होती है, विकसित भी होती है तो उतना स्पष्ट साफ नहीं बोल पाता है। तो इसलिए हम देखें तो इसे क्या कहते हैं? ना बोलने वाली अवस्था। ना बोलने का मतलब नहीं, फायर का मतलब है बोलना। अर्थात यह अवस्था है जिसमें बच्चे बोलना धीरे धीरे सीखना प्रारंभ करते हैं 3 वर्ष के पश्चात, 2.5 वर्ष के पश्चात। तो इस तरीके से इन्फेंट का अर्थ हुआ नहीं बोलना, अर्थात इन्फेंट का शाब्दिक अर्थ हुआ बोलने के अयोग्य। जो बोलने के योग्य ना उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इन्फेंसी चाइल्ड। अतः इन्फेंट का शाब्दिक अर्थ बोलने के अयोग्य। कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि इन्फेंट को अंग्रेजी भाषा में किस नाम से जानते हैं? तो ये हो जाएगा आपका शैशवावस्था। अतः इन्फेंट शब्द का प्रयोग बच्चों की, अतः अगर हम देखें तो इन्फेंट शब्द का जो प्रयोग है वह इन्फेंट शब्द का प्रयोग बच्चों की उस अवस्था तक के लिए किया जाता है, बच्चों की उस अवस्था तक के लिए किया जाता है जब वह सार्थक शब्दों का, उस अवस्था तक किया जाता है जब वह सार्थक शब्दों का प्रयोग प्रारंभ करते हैं। जब तक वो सार्थक शब्दों का प्रयोग नहीं करते तब तक उनको प्रथम अवस्था में कहा जाता है। अगर हम देखें तो साधारणतः 3 वर्ष, साधारणतः अगर इस तरह हम देखें तो 3 वर्ष की आयु तक का बालक शब्दों का सार्थक प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। जो 3 वर्ष का बालक होता है वह 3 वर्ष का बालक 3 वर्ष की आयु तक क्या करता है? सार्थक शब्दों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है, शुरू कर देता है। यानी उसका जो क्रमबद्ध है या उसको अगर हम कहें तो मिला करके बोलना है तो लगभग 3 वर्ष में के जब आयु का हो जाता है तो बोलना क्या करता है? वह प्रारंभ कर देता है। अतः तकनीकी दृष्टि से अगर हम इस तरह से हम देखें तो तकनीकी दृष्टि से आपका तकनीकी दृष्टि से 3 वर्ष की आयु को, तकनीकी दृष्टि से 3 वर्ष की आयु को इन्होंने क्या कहा? संवेगात्मक अवस्था। 3 वर्ष की आयु को इन्होंने क्या कहा? संवेगात्मक। अतः तकनीकी दृष्टि से 3 वर्ष की आयु को शैशवावस्था कहते हैं। 3 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं। तथा 3 वर्ष से 6 वर्ष, तथा 3 वर्ष से जो 6 वर्ष का समय होता है, 3 वर्ष से 6 वर्ष के समय को क्या कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था। 3 वर्ष से 6 वर्ष के समय क्या कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था। समझ में आ गया? 0 से 3 को शैशवावस्था और 3 से 6 को पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है। तो ये आप देख लें। तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और नैतिक विकास, इनको सबको नैतिक दृष्टि की अवस्था को हम देखें तो इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो इस प्रकार से है ना। तो शारीरिक, नैतिक, मानसिक, संवेगात्मक
आदि दृष्टि से शैशवावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। इन सबकी दृष्टि से शैशवावस्था की कुछ विशेषताओं को भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि बगैर इन विशेषताओं को जाने हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को उतना अच्छे सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर अवस्था की क्या विशेषताएं हैं, है ना, क्या उनमें अभी कमियां हैं, क्या उनको भी और बताया जाना चाहिए, ये सारे प्रश्नों का जवाब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? ऑनलाइन क्लास में, या आपको नोट्स में भी ये सारी सूचनाएं आपको मिल जाएंगी। तो इन सभी पक्षों को जानने के लिए इसका विस्तृत अध्ययन इसीलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अब पहला है शैशवावस्था में विकास। शैशवावस्था में क्या है? विकास। तो शैशवावस्था में भी जो विकास होता है, वो शैशवावस्था में विकास जन्म के उपरांत या मानव विकास की जो है प्रथम अवस्था, और शैशवावस्था को मानव जीवन का सर्वाधिक अगर देखें तो महत्वपूर्ण काल भी माना जाता है। और इसलिए इसमें शारीरिक विकास में पहली जो विशेषता है, शारीरिक विकास में तीव्रता। शारीरिक विकास में क्या होती है? तीव्रता होती है। अर्थात शैशवावस्था में बालक विशेष करके जो प्रथम वर्ष होता है, तो प्रथम वर्ष में बालक का शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। इतना तीव्र होता है कि होता पूरे जीवन में कभी नहीं होता है ना। उनका बालक का विकास तो आइए अब हम लोग देखते हैं, चलते हैं शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में पहला है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में जो शारीरिक वृद्धि होती है बहुत ही तीव्र, बहुत ही हाई होती है। लंबाई भार में तीव्र की गति से वृद्धि होती है। शरीर के साथ ही साथ शरीर के अंगों में भी, मांसपेशियों में भी उसका क्रमिक प्रभाव पड़ता है, क्रम से उसमें वृद्धि होती है। इस तरीके से शारीरिक विकास में काफ़ी तीव्रता होती है इस समय, इस आयु काल में। ठीक। अब दूसरा है आपका मानसिक क्षमताओं में तीव्रता। दूसरा क्या है? मानसिक क्षमताओं में तीव्रता। अर्थात मानसिक क्षमताएं क्या है? मानसिक क्षमताएं जो आपकी शैशवावस्था में शिशु समस्त मानसिक क्षमताओं, जो भी उसकी मानसिक क्षमताएं, जैसे अटेंशन हो गया, मेमोरी हो गई, और इमेजिनेशन हो गया, इमेजिनेशन की बात है ना। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसका शारीरिक विकास होता है। तो बाल्यावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन विशेषताओं को देख लेंगे तो हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो जो बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं, इसमें पहले शारीरिक विकास में तीव्रता। शारीरिक विकास में बाल्यावस्था में तीव्रता, बहुत ही तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है। और विशेष करके हम देखें तो जो शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में होता है, और लंबाई और भार में, इसमें लंबाई और भार में बहुत तीव्र गति से वृद्धि होती है। और इसके साथ साथ शरीर के अन्य अंगों में भी, मांसपेशियों में भी उसका क्रमिक विकास होता है। दूसरा मानसिक क्षमताओं में तीव्रता। मानसिक क्षमताओं में तीव्रता शैशवावस्था में उसकी जो समस्त मानसिक क्षमताएं हैं, जिसमें आपका अटेंशन हो गया, मेमोरी हो गया, इमेजिनेशन हो गया, प्रत्यक्षीकरण है, इस सब का विकास बहुत ही तीव्रता रहती है। इसमें बहुत ही तीव्रता रहती है इसके विकास में। और यह माना जाता है कि व्यक्ति के जो कुल मानसिक विकास है, वो उस कुल मानसिक विकास का लगभग 50% भाग इन 4 से लेकर के 5 वर्षों की आयु तक में पूर्ण हो जाता है। जितना भी उसका मानसिक विकास होता है पूरे जीवन में, उसका आधा भाग लगभग जब 4 वर्ष का बालक होता है तो 4 वर्ष में ही उसका पूरा हो जाता है। और इस तरीके से सीखने में तीव्रता। अगला क्या है? सीखने में तीव्रता। बच्चे में इस समय उसके सीखने में भी काफ़ी तीव्रता होती है। बच्चा जो भी चीज़ सीखता है बहुत ही जल्दी से उसको सीख लेता है,
और सीख करके उसको ग्रहण भी कर लेता है, सीख करके उसको ग्रहण भी कर लेता है। और इस तरीके से उसमें मानसिक विकास में काफ़ी तीव्रता होती है। और सीखने में शिशु जो भी चीज़ें उसको बताई जाती हैं वो बहुत ही तीव्रता से सीखता है। शैशवावस्था के प्रथम जो 6 वर्ष हैं, उन 6 वर्षों में वह लगभग उतना सीख लेता है जितना कि वह पूरे जीवन में मिला करके सीखता है। अर्थात बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिला दें तो उन 12 वर्षों में वो जितना सीखता है उतना ही इसमें 6 वर्ष में सीख लेता है। अर्थात लगभग वो आधा सीखने की जो आधी प्रक्रिया 50% वह लगभग 6 वर्षों में ही पूरी कर लेता है। फिर दोहराने की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी ऑफ रिपीटेशन। जो छोटे बच्चे होते हैं, शैशव काल में होते हैं, तो उनमें दोहराने की प्रवृत्ति बहुत देखी जाती है। वह कोई भी चीज़ जो बड़े घर में उसके माता पिता भाई बहन होंगे, जो भी चीज़ें कहेंगे बच्चा बालक उसको आसानी से दोहराएगा और वह उस चीज़ को बार बार कहेगा। तो इस तरह से उनमें दोहराने की प्रवृत्ति भी देखी जाती है इस अवस्था में। और वह वाक्यों को, शब्दों को, क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं और इस तरीके की उनकी तरीके की आदत पाई जाती है। और दोहराने में शिशु एक प्रकार से उसको आनंद भी आता है। आप देखे होंगे अगर छोटे बच्चे होंगे घर में तो किसी चीज़ को कोई आप कह रहे तो वो बच्चे भी बार बार उसी कहते हैं। और इसलिए वो कहते हैं क्योंकि इससे उनको प्रसन्नता होती है, इससे उनको खुशी मिलती है, इसलिए ऐसा करते हैं। अब इस दोहराने की प्रवृत्ति के साथ साथ उनमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत होती है। नेक्स्ट क्या विशेषता है? क्यूरियोसिटी टेंडेंसी। उनमें जिज्ञासु बहुत होते हैं बच्चे। जिज्ञासा की प्रवृत्ति उसमें इतनी अधिक होती है कि छोटा शिशु खिलौने अन्य वस्तुओं को फेंक करके उसको भागों को अलग अलग करके देखता है, तोड़ करके, और कि किस ढंग से अपनी जिज्ञासा को शांत करता है। और बड़ा शिशु अपने से अधिक आयु के बालकों और व्यक्तियों से बहुत सारी विभिन्न वस्तुएं, बातों के संबंध में तरह तरह का क्या, क्यों, कैसे, ये सारे प्रश्न वह पूछता रहता है। और इस तरीके से पूछ करके वो अपनी जिज्ञासाओं की पूर्ति करता चाहता है। अगर उसकी जिज्ञासा की पूर्ति नहीं होती तो बच्चा कभी कभी निराश भी हो जाता है, दुखी भी होता है, रोने भी लगता है। तो इस तरह से वो अपनी जिज्ञासा की पूर्ति हर तरीके से चाहता है। जो भी प्रश्न आता है उसके सामने उसको चाहता है कि इसका हमें समाधान मिले। तो अर्थात इस बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति काफ़ी तेज होती है, काफ़ी तेज होती है। अगला पर निर्भरता है ना, डिपेंडेंस ऑन अदर्स। जो छोटे शिशु होते हैं, बालक होते हैं, वो अपने माता पिता, अपने घर के जो और बड़े सदस्य हैं उनके ऊपर पूरी तरीके से आश्रित होते हैं। यहाँ तक कि जब बच्चा छोटा होता है, लगभग 2-3 साल का, तो वो अपना सारा क्रियाकलाप उसके माता पिता कराते हैं। यहाँ तक कि उसको खाना पीना, कपड़ा पहनाना, नहलाना धुलाना, मस्तनंजन कराना, शौच इत्यादि कराना, ये सारे कार्य वह दूसरों के द्वारा ही उसका होता है। तो बच्चा पूरी तरीके से कितने दूसरे के ऊपर निर्भर होता है, दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर होता है। तो परम निर्भरता की भी बात आती है। वह भोजन हो गया, अन्य शारीरिक आवश्यकताएं जो उसकी हैं वो सारी चीज़ें हो गई। उसके साथ साथ वह बड़ों से सहानुभूति, प्रेम, स्नेह, सुरक्षा भी चाहता है। बच्चे बहुत अपने बड़ों से के साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से भी रहते हैं। देखते हैं आप अक्सर कि जो बच्चे छोटे होते हैं तो अकेले में डरते रहते हैं, तो किसी न किसी के साथ वह किसी न किसी के गोदी में या उनके हाथ में वो पकड़े रहते हैं। यहाँ तक कि सोते हुए बच्चे क्या होते हैं, वह अपने माता पिता को पकड़े रहते हैं, उनके ऊपर चाहे आप पैर रखें या हाथ रखें, रख करके ही सोते हैं। ऐसा इसलिए सोते हैं क्योंकि वह पूरी तरीके से अपने को सुरक्षित चाहते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से वह अपने माता पिता के हमेशा पास रहें। तो विशेष रूप से अपने अगर हम देखें तो बच्चे अपने माता पिता के ऊपर ही निर्भर रहते हैं क्योंकि उन्हीं के संरक्षण में ज़्यादा समय तक रहते हैं। और शैशवावस्था में शिशु परिवार के माता पिता के अलावा परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं उन परिवार के अन्य सदस्यों पर भी आश्रित रहते हैं। अगली विशेषता स्वप्रेम की भावना। स्वप्रेम की भावना, बच्चों में फीलिंग ऑफ सेल्फ लव, बच्चों में स्वप्रेम की भावना भी देखी जाती है। बच्चे अपने
वो बहुत प्यार करते हैं। जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको वे अपने ही पास रखते हैं और स्वप्रेम की भावना उसमें प्रबल होती है। वह सभी का अत्यधिक स्नेह पाना चाहते हैं। जो भी उसके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, बड़े लोग अन्य हैं, घर के गार्जियंस हैं, उन सब का स्नेह चाहते हैं। और वह सभी से प्यार चाहते हैं और वह चाहता है केवल उनके ही माता पिता उसको ही प्यार करें। अगर घर में उसके अन्य छोटे भाई बहन हैं तो चाहता है कि उसको किसी को प्यार ना करें, बल्कि सारा प्यार हमें ही करें। यहाँ तक कि उनको दूसरे के गोदी में देखना है, उनके पास देखने पर बच्चा क्या है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, हाथ पैर फटने लगता है। तो वह कुल मिलाकर के स्वप्रेम की भावना उसमें होती है। माता पिता या अन्य परिजनों के द्वारा अपने से अतिरिक्त जो अन्य बच्चे हैं उनको अगर स्नेह या प्यार करते देखते हैं तो उनमें इस तरीके से ईर्ष्या होती है। और इसके साथ साथ वह उनमें एक प्रकार के अधिकार की भावना भी तीव्र होती है रहती है। वह प्रत्येक वस्तु में केवल अपना ही अधिकार समझता है। तो इस आय में स्वप्रेम की भावना भी देखी जाती है बच्चों के अंदर। अगली विशेषता क्या है? संवेगों का प्रदर्शन। संवेगों का प्रदर्शन। जब बच्चा छोटा होता है, बिल्कुल शिशु होता है, तो क्या होता है, उसे जन्म के समय से उसके सिर्फ उत्तेजना होती है। उत्तेजना के अतिरिक्त और कुछ नहीं। उत्तेजना मतलब है वो छूने से अपने हाथ पाँव के सुगोड़ लेगा, है ना। कोई भी चीज छू गई तो ऐसे हो जाएगा। तो सिर्फ उसमें उत्तेजना नामक संवेग होता है और उसके अतिरिक्त कोई संवेग नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे बच्चा 2 वर्ष की आयु तक हो जाता है तो 2 वर्ष की आयु होने तक उसमें भय, है ना, क्रोध, प्रेम तथा पीड़ा, ये 4 संवेग मुख्य रूप से विकसित हो जाते हैं। भय, प्रेम, क्रोध और पीड़ा, ये 4 इमोशंस उसमें विकसित हो जाते हैं। परंतु इसके विपरीत कुछ मनोवैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि शिशु के रोने, चिल्लाने, हाथ पैर फेंकने की क्रियाओं को संवेगपूर्ण क्रिया मानते हुए कहते हैं कि शिशु जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है। कुछ वैज्ञानिकों का इसमें मतभेद भी है। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि बच्चे के जो सारे संवेग हैं वह जन्म के समय से ही उन सारे चीज़ों को जानता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम देखें तो बच्चा जो छोटा होता है तो क्या करेगा? बहुत करेगा, रोता है, हंसता है, बस 2 ही होता है। तो लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक इसमें थोड़ा सा मतभेद है। फिर है सामाजिक भावना का विकास। अगला क्या है? सामाजिक भावना का विकास। अब बच्चों में सामाजिक भावना का विकास अगर हम देखें तो जो शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज होता है 0 से 3 वर्ष का, उस समय उनमें सामाजिक विकास लगभग नहीं होता है। या प्रारंभिक शैशवावस्था में उनमें कोई भी सामाजिक विकास नहीं होता है या उसका अभाव रहता है। छोटा शिशु अकेले ही खेलना चाहता है, परंतु शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में अर्थात जब वो 4-5 वर्ष का हो जाता है तो शिशु में धीरे धीरे सामाजिक भावना का विकास होने लगता है। बच्चा स्कूल जाता है, वहाँ से उसके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने तमाम बच्चे रहते हैं, तो उनके साथ भी वह वस्तुओं के शेयर करना, उनसे बातें करना, उनके साथ रहना, वहाँ से धीरे धीरे उसकी सामाजिकता का दायरा बढ़ता है, उसके मित्र बनने लगते हैं और इस तरीके से वह लगभग सामाजिक भावना का विकास उसमें प्रारंभ हो जाता है शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में। वहाँ अन्य शिशुओं में रुचि लगने लगता है तथा उनके साथ खेलना वो पसंद करता है। 4-5 वर्ष का बालक अपने छोटे भाई बहन जो है उनके साथ, छोटे भाई बहनों के साथ खेलना पसंद करता है। साथियों के साथ उनका बचाव करना, उनके साथ खेलना, अपनी वस्तुओं को दूसरों से साझा करना और उनके अधिकारों को भी ध्यान रखना, बच्चों की परेशानी कष्ट को दूर करने की कोशिश करना, उनको सांत्वना देने का प्रयास करना, ये सारी चीज़ें भी बच्चों में देखी जाती हैं। अर्थात सामाजिक भावना का विकास शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में बच्चों में होने लगता है। तो ये सामाजिक भावना का विकास भी बच्चों में शैशवावस्था में देखा जाता है। अब सामाजिक भावना के विकास के बाद जो अगली प्रवृत्ति है वो है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। मूल प्रवृत्तियां कौन है? हमने बताया मूल प्रवृत्तियां कौन है। शैशवावस्था में व्यवहार का आधार प्रायः जो शिशु होते हैं उनकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। मूल प्रवृत्तियां क्या है? जैसे भूख लगने पर शिशु रोने लगना,
है ना, भूख उसकी मूल प्रवृत्ति है। तो बच्चा जब भूखा होता है तो भूख लगने पर बच्चा कैसे अपनी बात को, अपने भाव को दूसरे तक पहुंचाता है, रो करके, चूंकि भाषा का विकास प्रारंभ में नहीं हुआ होता है। तो बच्चा रोकर जब रोता चिल्लाता है तो माँ समझ जाती है बच्चे को कुछ कष्ट है, उसको कुछ चीज की आवश्यकता है, तो माँ तुरंत उसके पास पहुंच जाती है। तो बच्चे में जो मूल प्रवृत्ति है वह रोने की है। शिशु भूख लगने पर रोने लगता है, तो वो सामने वाली चीज कोई भी वस्तु होगी उसको मुख में रख लेना, है ना, तो ये उसकी मूल प्रवृत्ति है। कोई भी चीज है, शिशु छोटा है तो चाहे खाने की योग्य हो ना हो, हर चीज को मुंह में डालता है, तो मुंह में रखने की प्रवृत्ति, उसके लिए हर चीज क्या है, खाने की वस्तु होती है, और रोता है। ये दो मूल प्रवृत्ति प्रारंभ में बच्चे के अंदर विकसित होती हैं। और क्रोध आने पर शिशु रोकर अथवा हाथ पैर पकड़ करके, जो क्रोध आता है तो रोता है, हाथ पैर पकड़ता है तथा अपने पास की वस्तुओं को फेंक करके अपने क्रोध को प्रकट करता है। तो इस तरीके से उनमें मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार इस समय होते हैं। काम प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति क्या है? इसमें फ्रायड तथा जो अन्य मनोवैज्ञानिक हैं, फ्रायड की थ्योरी आगे चल के जब हम पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे तो उसको विस्तार से वहां पे, तो फ्रायड के अनुसार शैशवावस्था में ही बच्चों में जो काम की प्रवृत्ति होती है वो देखी जाती है, पाई जाती है, परंतु शिशु की अभिव्यक्ति वयस्कों के समान नहीं होती है, उनके समान नहीं कर सकता है। तो उनके अनुसार माता का जैसे स्तनपान करना, हाथ पैर के अंगूठे चूसना और आदि शिशुओं की जो काम प्रवृत्ति है ये उसके सूचक हैं। हाथ पैर के अंगूठे चबाना, माँ का स्तनपान करना, ये सारी काम प्रवृत्ति के द्योतक हैं। तो लड़कों का अपनी माँ के प्रति प्रेम, लड़कियों का अपने पिता के प्रति प्रेम का भावोदय होता है। फ्रायड ने लड़कों के माँ के प्रति के प्रेम को किस कारण होता है, ओडिपस ग्रंथि के कारण होता है, तथा लड़कियों का पितृ प्रेम या पिता के प्रति प्रेम का जो भाव होता है किसके कारण होता है, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि होती है। तो इसके कारण इनको माता का मतलब पुत्र का माता के प्रति और पुत्री का पिता के प्रति प्रेम होता है। पुत्र का माता के प्रति किसके कारण होता है, ओडिपस, और पुत्री का पिता के प्रति किसके कारण होता है, इलेक्ट्रा। तो इस तरीके से उनमें काम की प्रवृत्ति भी देखा जाता है, ऐसा फ्रायड मानते हैं, फ्रायड के अनुसार। फिर नैतिक भावना का विकास। नैतिक भावना का विकास में क्या आता है, मोरल डेवलपमेंट। इसमें लैक ऑफ मॉरलिटी। देखो शिशु अगर देखें तो सामाजिक और नैतिक जो भावना का विकास है वो प्रारंभ में बहुत ही कम होता है, उसका भाव सा रहता है, उससे अच्छे बुरे, सही गलत, उचित अनुचित और अथवा नैतिक अनैतिक, इन सारी बातों में भेद वह नहीं कर पाता है, और नहीं कर पाने के कारण ही बच्चा एक तरीके से अनैतिक होता है, उसका नैतिकता का विकास कम होता है। और लेकिन वह उन कार्यों को करना चाहता है जिससे उनमें संतुष्टि, वह उसी को नैतिक अनैतिक मानता है, सही गलत में अंतर नहीं कर पाता है कि जो उसको खुश करे, उसको संतुष्ट करे, या जो जिन वस्तुओं का उसको आवश्यकता है उन सारी वस्तुओं अगर उनके पास होती हैं तो खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। अर्थात नैतिक भावना का अगर हम देखें तो इस अवस्था में विकास लगभग नहीं के बराबर होता है। भले ही वह कार्य अन्य व्यक्तियों की दृष्टि में अवांछनीय हो, गलत हो, फिर भी वे इसको करते हैं। इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उनको उसमें करने में आनंद आता है। तो इस तरीके से शैशवावस्था में जो है बच्चे का ये कुछ विशेषताएं हैं जो आपके सामने हमने रखा, जिसमें आपका शारीरिक विकास में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, स्वप्रेम की भावना और पर निर्भरता, है ना, शारीरिक भावना का विकास, सामाजिक भावना का विकास, संवेगों का प्रदर्शन, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, काम प्रवृत्ति, ये सारी विशेषताएं हमने बताया जो बच्चे के शैशवावस्था में देखी जाती है। अब बात आती है शैशवावस्था में शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से की जाए। तो शैशवावस्था में एजुकेशनल व्यवस्था उनके लिए कैसे की जाए। सबसे पहले उनके उचित वातावरण, शिक्षा का उनको
उचित वातावरण मिले, जिससे जिस माहौल में बच्चे जन्म लिए हैं उस माहौल के अनुरूप, शिक्षा के अनुरूप माहौल वहाँ का होना चाहिए। तो वातावरण बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उनके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, जिससे बालकों में स्नेहपूर्ण व्यवहार रहेगा तो डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे, जिससे अपनी सारी बातों को अपने गुरु या माता पिता से कहेंगे। इसलिए बच्चों के साथ बहुत ही स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। जिज्ञासा की संतुष्टि, अगला क्या है, चूँकि बच्चे विशेषताओं में हमने बताया कि काफ़ी जिज्ञासु होते हैं, क्यूरियोसिटी टेंडेंसी उनमें बहुत ज़्यादा होती है। तो उनकी जो जिज्ञासाएं होती हैं, जो क्या क्यों कैसे ये सारे प्रश्न होते हैं, तो उनको शांत भी करना चाहिए। उनको कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी जिज्ञासा की संतुष्टि ना हो पाए या उनको डांट के भयभीत करके उनको चुप करा दिया जाए। तो जिज्ञासा की संतुष्टि शिक्षकों द्वारा, उनके माता पिता द्वारा या जो भी उनके संरक्षण प्राप्त हैं गुरु के द्वारा, उनको बार बार पूछे जाने पर भी उसका उत्तर बार बार दिया जाना चाहिए। मानसिक भावना का विकास, सामाजिक भावना का विकास, इसमें बच्चों को इस तरीके से शिक्षा दी जाए क्योंकि उनका सामाजिक विकास शैशवावस्था में नहीं हुआ रहता है, तो जिसमें इस प्रकार से शिक्षा दी जाए कि उनमें सामाजिक भावना का भी विकास हो सके। वो माता पिता या घर के अन्य भाई बहन के साथ सहयोगपूर्ण वातावरण, एक दूसरे से वस्तुओं को शेयर करना, है ना। और सामाजिक तक भावना के लिए आवश्यक है कि अभिभावक, परिवार के जो अन्य सदस्य हैं या शिक्षक है, उन्हें अन्य बालकों के साथ मिलने जुलने दिया जाए, उनके साथ हाथ बटाया जाए, सहयोग किया जाए। इस तरीके से खेल के लिए भी उनको अग्रेसित किया जाए। तो इससे जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के संपर्क में रहेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मानसिक क्रियाओं का, सामाजिक भावना का विकास होगा। फिर मानसिक क्रियाओं के अवसर, उनको ऐसे अवसर देना चाहिए जिससे उनकी जो मानसिक क्रियाएं हैं, चाहे वो टेंशन हो, मेमोरी हो, इमेजिनेशन हो, क्रिएटिविटी हो, ये सारी चीज़ें उनमें विकसित करने के लिए उसका अवसर दिया जाना चाहिए। बच्चों को सोचने, विचारने, उनकी मानसिक क्रियाओं को करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा अवसर, अधिक से अधिक अवसर दिया जाए। तो इस तरीके से अगर बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था की जाए तो उनका वह सर्वोत्तम विकास मानसिक हो सकता है। वार्तालाप के अवसर भी, उनके साथ अधिक से अधिक वार्तालाप की जाए, क्योंकि बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं, तो उनकी जिज्ञासा को शांत वार्तालाप के ही द्वारा किया जा सकता है। तो बच्चों से अधिक वार्तालाप किया जाए। वार्तालाप से बच्चे खुश रहेंगे, उनकी जिज्ञासा की संतुष्टि मिलेगी। तो बच्चों को वार्तालाप के भी अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। आत्म प्रदर्शन के अवसर, बच्चों को जो भी करना चाहते हैं उनको करने देना चाहिए। हाँ, उनको पीछे से देखना चाहिए, कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जिससे उनको चोट लग जाए, है ना, जिससे आगे परेशानी हो सकती है, विकलांग भी हो सकते हैं बच्चे। तो इसलिए उनको आत्म प्रदर्शन के लिए अवसर देना चाहिए, लेकिन पीछे से उस पर विशेष ध्यान भी देना चाहिए। जैसे कविता पाठ करना, शिल्प कला करना, कुछ रंगना, बुनना, काटना, है ना, जो भी उनके दिमाग में चल रहा है, जिससे उनकी क्रिएटिविटी, सृजन क्षमता का उचित विकास हो सके। और अन्य अच्छी आदतों का निर्माण बच्चों में, क्योंकि बच्चे कोरा कागज होते हैं, तो उनमें अभी से जो अच्छा खराब जो भी विकसित हो जाए वह आजीवन उनके काम आता रहेगा। तो अच्छी भावना का विकास भी बच्चों में शिक्षा के द्वारा इस समय किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत विभेदों पर भी ध्यान, शिक्षा देते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं बच्चों में, अलग अलग बच्चों की अलग अलग मानसिक क्षमताएं होती हैं, उनकी जिज्ञासाएं होती हैं, उनकी कल्पना शक्ति होती है, ग्रहण करने की शक्ति होती है। तो इन बातों का भी इनको शिक्षा देते समय ये ध्यान में रखना चाहिए। बच्चे एक दूसरे से क्या होते हैं, काफ़ी डिफर होते हैं, और उनके अनुसार, अलग अलग बच्चों के अनुसार अलग अलग शिक्षा की प्रक्रिया की जानी चाहिए, कराई जानी चाहिए। फिर है आपका व्यक्तिगत विभेदों पर करके सीखने का महत्व। करके सीखने को भी महत्व काफ़ी देना चाहिए। बच्चे जिससे चीज़ों को करके सीखें, और जब करके सीखेंगे जो चीज़, तो ज्ञान थोड़ा सा उनका अधिक स्थायी होगा, अधिक अच्छा होगा, और जिससे उनमें काफ़ी विकास होगा, और जैसा वो चाहते हैं वैसा अपने नेचुरली, यानी उनमें कोई बंधन, कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं देना चाहिए, जैसा वो चाहें वैसे। तो इन सारी बातों का अगर ध्यान दिया जाए
तो इन सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए उनके जो शिक्षा की व्यवस्था है उसको काफ़ी मजबूत किया जा सकता है। उनका एक जो आधार है, पृष्ठभूमि है, उसको काफ़ी दृढ़ता प्रदान की जा सकती है, जिससे उनको आगे चल करके काफ़ी इससे मदद मिलेगी। तो इन्हीं सब बातों का शैशवावस्था में बच्चों को शिक्षा का प्रयोजन करते समय इन सारी बातों का ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आज की बात हम यहीं तक रखते हैं, शैशवावस्था तक ही रखते हैं। अगले जब भी वीडियो होगा तो उसमें अब बाल्यावस्था के बारे में हम लोग बात करेंगे। बाल्यावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और बाल्यावस्था में किस प्रकार से शिक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए, इन सब बातों पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखे होंगे, ऐसा विश्वास एवं आशा है। देख रहे होंगे तो इसके लिए सबको आपको अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उन सारी समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को आप शेयर कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, या व्यक्तिगत रूप से आप फ़ोन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बातें यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद।